हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग की हिंदी ऑडियो बुक समरी पार्ट 2। द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग में आज हम जानेंगे कि किस तरह से आप पब्लिक स्पीकिंग की कला में माहिर बन सकते हैं। अगर आप एक बेटर पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं या लोगों को प्रभावित करने के तरीके सीखना चाहते हैं या फिर एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो ये किताब सिर्फ आपके लिए है। इसकी बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों, ये इसकी पार्ट 2 है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं सुना है तो आप प्लीज उससे पहले देख लीजिए, सुन लीजिए। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन पे भी आ रहा होगा। फर्स्ट टॉपिक, अपनी आवाज को अच्छा बनाने के लिए अपने गले और फेफड़े का ख्याल रखिए। जब हम बोलते हैं तो हमारे फेफड़ों से हवा हमारे गले तक जाती है, जिससे कि आवाज बाहर निकलती है। दूसरे शब्दों में, हम जब बोलते हैं तो हमारे फेफड़े पर प्रेशर बनता है और ज्यादा जोर से काफी देर तक बोलते रहने से सीने में दर्द हो सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने फेफड़ों का और अपने सेहत का अच्छे से ख्याल रखें। लेखक एक ऐसे पब्लिक स्पीकर को जानते थे जो बोलने की प्रैक्टिस भागते हुए करता था। इससे उसके फेफड़े में ज्यादा हवा जाती थी और उसकी कसरत होती थी, जिससे कि स्टेज पर वो लंबे समय तक बोल पाता था। आप चाहे तो यह तरीका अपना सकते हैं या फिर एक दूसरे तरह से भी कसरत कर सकते हैं, जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले अपने हाथों को अपने कमर पर रखिए और एक हाथ की उंगली से दूसरे हाथ की उंगली को छूने की कोशिश कीजिए। इससे आप अपने फेफड़े को दबा रहे हैं, जिससे कि सारी हवा बाहर निकल रही है। इसके बाद अपने कंधे को ऊपर उठाए बिना आप सांस अंदर खींचिए। इसे बार बार दोहराइए। फेफड़े के अलावा आपका गला भी अच्छे से बोल पाने के लिए बहुत जरूरी हो। इसकी कसरत करने के लिए अपनी गर्दन को फिक्स करके अपने सीने को लेफ्ट राइट घुमाइए। ऐसा करते वक्त अपने सिर को आगे की तरफ झुकाइए। इससे आपके गले को राहत मिलेगी। गले को खोलने के लिए आप अपने मुंह को खोलिए और उसे पूरी तरह से खुला रखकर बोलने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी आवाज की क्लैरिटी बहुत अच्छी होगी। लेकिन आवाज अच्छी होने का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि वो तेज हो। इसका मतलब यह भी है कि वो साफ हो और स्टेज के पीछे जो लोग बैठे हैं वो भी अपनी बात को अच्छे से और साफ साफ सुन पाए। अगर आपकी आवाज साफ होगी तो आपके फुसफुसाने पर भी लोग आपको अच्छे से समझ पाएंगे। ऐसा कर पाने के लिए आप अपने हाथों को अपने मुंह के पास लाइए और यह सब जोर जोर से बोलिए। क्रैश, डैश, व्हील, बज, इन शब्दों को तब तक बोलिए जब तक आप इनके वाइब्रेशन को अपने हाथों पर महसूस न कर ले। नेक्स्ट टॉपिक, अपने सुनने वालों को एक भीड़ में इकट्ठा कीजिए ताकि आप अपनी बात को लोगों तक अच्छे से पहुंचा सके। क्या आपने कभी यह देखा है कि किसी सेमिनार में एक व्यक्ति ताली बजाता है और फिर सारे ही लोग अचानक से तालियां बजाने लगते? क्या आपके साथ भी यह हुआ है कि आपके ग्रुप के सारे लोग अचानक से ऊपर देखने लगते हैं और आप भी उसी वक्त ऊपर देखने लगते हैं? इंसानों की यह खूबी को कंटेजियन कहते हैं, जिसका हिंदी मतलब होता है कि एक व्यक्ति के विचार या रोग का दूसरे व्यक्ति तक पहुंचना। इसका आसान सा मतलब होता है कि एक चीज का फैलाव। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने सुनने वाले को एक भीड़ में इकट्ठा कर लेंगे तो आप अपने विचारों को उन तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। भीड़ में विचार का इन्फेक्शन बहुत तेज से फैलता है। अगर एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर एक व्यक्ति अचानक से चिल्लाने लगे, आग आग भागो भागो, तो सारे लोग पागलों की तरह भागने लगेंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सब लोग आपके विचारों को सुने तो उन्हें अलग अलग मत बैठने दीजिए। उन सभी को एक भीड़ में इकट्ठा कर लीजिए। यह करने के लिए सबसे पहले उन अलग अलग बैठे लोगों को पास चलते हुए जाइए और उनकी जरूरतों के बारे में, डर के बारे में और भावनाओं के बारे में बात कीजिए। एक बार जब उन अलग अलग बैठे लोगों को लगेगा कि यहाँ पर उनके जैसे विचार वाले लोग बैठे हैं तो वे भीड़ में जाकर मिल जाएंगे और उनकी बातें को अच्छी से सुनेंगे। लेकिन बहुत से लोग इस बात को नहीं मानते कि भीड़ में बैठने पर सारे लोग एक तरह सोचते हैं। अगर आपको इस बात पर अब भी कोई शक है तो इतिहास में इस एग्जाम्पल पर एक नजर डालिए। 19वीं शताब्दी में सोवियत की सरकार ने यह लागू किया कि कोई भी कहीं भी भीड़ न लगाए। तो उन लोगों को इस बात का डर था कि अगर सारे लोग एक साथ आने लगेंगे तो सरकार में बगावत करने की चाहत अचानक फैलने लगेगी और उन लोगों को हड़ताल का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको भीड़ इकट्ठा करने की काबिलियत अपने अंदर विकसित करनी होगी, क्योंकि इसमें वो ताकत है जिससे सरकारें गिराई जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक, अपने बहस करने की ताकत को बढ़ाइए। बहुत बार हम कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे साबित कर पाने में हमें परेशानी होती है। कभी कभी हम अपनी राय देने लगते हैं और बहुत से लोग उस राय को नहीं मानते। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप जो भी बोलें उसे साबित करने की ताकत भी रखें, वरना आपकी कही गई बातें को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही अगर आप अपनी बात को साबित नहीं कर पाएंगे तो लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे।
इसके अलावा अगर आपकी कभी भी किसी से बहस हो जाए तो आपको उसकी बात का जवाब देना भी आना चाहिए। अपनी बात को साबित करना और दूसरों से बहस करना ये दोनों ही जरूरी है। इसलिए आपको यह भी सीखना होगा कि किस तरह से आप अपनी बात को सही साबित कर सकते हैं और यह भी सीखना होगा कि किस तरह से आप अपने विरोधियों की बातों को गलत साबित कर सकते हैं। इसके लिए आपको 4 बातों पर ध्यान देना होगा। जिस बात पर बहस हो रही है उसे अच्छे से समझने के लिए आप खुद से पूछिए कि क्या उसे साफ शब्दों में कहा गया है। दूसरे सवाल खुद से पूछिए कि जो कुछ भी कहा गया है क्या उसे पूरी तरह से कहा गया है या पूरी जानकारी दी गई है, कहीं उस जानकारी में कुछ कमी तो नहीं। इसके बाद आप उस बात को साबित करने के सबूत पर ध्यान दीजिए। खुद से यह सवाल पूछिए कि उस बात को किस एक्सपर्ट ने कहा है। क्या वो व्यक्ति वाकई में एक एक्सपर्ट है? क्या वो सही में सोच समझ सकता है? दूसरा सवाल यह पूछिए कि क्या सारे फैक्ट्स पर ध्यान दिया जा रहा है। क्या वो सारे फैक्ट्स एक ही बात कह रहे हैं या अलग अलग? क्या वो सच में फैक्ट्स है या फिर किसी की राय है? इसके बाद बारी आती है यह समझने की कि उस बात के और कौन कौन से मतलब हो सकते हैं जिस फैक्ट्स के आधार पर उस बात को कहा जा रहा है। कहीं उसका कुछ दूसरा मतलब तो नहीं निकल सकता। दूसरा सवाल यह है कि आप जो बात कह रहे हैं उसे गलत साबित करने के लिए कौन कौन सी बातें कही जा सकती हैं। इसके बाद अंत में आता है कही गई बात के नतीजे क्या हो सकते हैं। इसमें आप खुद से यह पूछती ही कहीं आपने कुछ ऐसा तो नहीं कहा जो सबूत पर आधारित नहीं है। दूसरा सवाल यह कि क्या सारे सबूत एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। अपने सुनने वाले को एक कहानी सुनाइए ताकि वे कल्पना कर सके। ज्यादातर लोग को जानकारी, नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स नहीं पसंद है। लोगों को यह जानने में बिल्कुल मजा नहीं आता कि पिछले 10 सालों में सिगरेट या शराब पीने से कितने लोगों की मौत हुई। अगर आप अपने टॉपिक में बहुत सी जानकारी डाल देंगे तो वो एकदम सूखी हुई लगेगी। उसमें रस भरने के लिए आपको उसे मजेदार बनाना होगा। किसी भी चीज को मजेदार बनाने के लिए कहानियां का इस्तेमाल कीजिए। कहानियां सुनने पर हम कल्पनाएं करने लगते हैं। हम अपने दिमाग में अलग अलग जगहों पर जाने लगते हैं और इस तरह से हम बोलने वाले की बात को कुछ ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। इसलिए अगर आप अपनी उसी बात में एक शराबी की कहानी के जरिए लोगों को इससे होने वाले नुकसान के बारे में बताएंगे तो लोग उसे कुछ ज्यादा ही अच्छे से सुनेंगे। आप उनसे बताइए कि किस तरह से वो व्यक्ति रोज शराब पीकर अपनी पत्नी से झगड़ा करता था, अपने बच्चों को मारता था। इस तरह की कहानियां लोगों की भावनाओं के साथ खेलती है और उन्हें आपसे चिपका कर रखती है। इसके बाद आप खुद भी अपनी कल्पना को इस्तेमाल कीजिए। अपने स्पीच को तैयार करते वक्त यह कल्पना कीजिए कि आपके सामने बहुत से लोग आपको सुनने के लिए बैठे हैं और वे आपको सुन रहे हैं। यह सोचने की कोशिश कीजिए कि आप उनके सामने किस तरह से बोलेंगे और आपकी बात को सुनने के बाद उनके क्या हाव भाव होंगे। जब आप अपने दिमाग में अपने सुनने वालों को साफ साफ अपने सामने देखने लगे तो यह कल्पना कीजिए कि आप उनके सामने बोलने पर कौन से जेस्चर का इस्तेमाल करेंगे। यह सोचिए कि उस जेस्चर का आपके सुनने वालों पर क्या असर होगा, किस तरह से आप अपने वाक्यों को कहेंगे। पब्लिक स्पीकिंग का काम भी एक कवि या लेखक के काम की तरह होता है। अगर आप अपनी बात के जरिए लोगों के दिमाग में चित्र बना सकते हैं तो आप भी एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारी ये बुक द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग की हिंदी ऑडियो बुक समरी समाप्त होती है। अब हम जान लेते हैं इस बुक का कंक्लूजन कि ये बुक हमें क्या कहना चाह रही है। दोस्तों, इस बुक से हमने जाना कि किस तरह से आप पब्लिक स्पीकिंग की कला में माहिर बन सकते हैं, किस तरह से आप अपने स्टेज फियर को दूर कर सकते हैं और किन तरीकों का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे लोगों को अपने विचारों से प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस बुक से जितने भी चीज़ें सीखी है वो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे और अपने लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश करोगे। तो दोस्तों, ये हमारा पार्ट 2 यहाँ एंड करता है। अब हम जानते हैं ये पूरी बुक हमें कहना क्या चाहती है। दोस्तों, द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग ये बुक डेल कार्नेजी ने लिखी है। इस बुक से हमने ये जाना कि पब्लिक स्पीकिंग में हम कैसे माहिर बन सकते हैं, कैसे अपने विचारों को हम पब्लिक के सामने रखेंगे कि उनको मजा आए हमारे बातों को सुनने में, कैसे हमारे बातों में वो बंधे रहे। आज हम जितने भी बड़े बड़े नेताओं को देखते हैं या पब्लिक स्पीकर को देखते हैं या मोटिवेशनल स्पीकर को देखते हैं तो उनमें देखिएगा आप बहुत सारे ऑडियंस उसमें बंधे रह जाते हैं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि उनको पता है कि ऑडियंस को क्या चाहिए और किस तरह वो अपने ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपनी तरफ बांध के रख सकते हैं पूरी स्पीच को सुनने के लिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये ऑडियो बुक समरी बहुत बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस बुक
को आपको सुनने के बाद कैसा लगा उसकी एक्सपीरियंस भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या हमारे वीडियोस को रेगुलर वॉच करते हो या आप इसी टाइप के कंटेंट को ढूंढ रहे थे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड स्टे सेफ।